हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आर के रे और स्वागत है आप सभी का शिक्षा स्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसका प्रश्नावली 1.1 का हल देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से इन सब संख्याओं का HCF निकालो, मतलब मौसा निकालो भाई, जो कि पहला है 135 और 225। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, यहाँ पर जो है ना 225 बड़ा है 135 से। देखो पहले एक चीज़ समझो, अगर मान लो ये क्वेश्चन कहता है कि 135 और 225 का HCF निकालो, आपको 3-4 साल पहले छोटे क्लास में दिया गया, तो आप कैसे निकालते? अच्छा 225 बड़ा है तो ऑटोमेटिक आप 225 को बीच में रखते और 135 से भागा लगाते, यही ना करते। तो एक टाइम लगता, क्योंकि 2 टाइम में 270 ज़्यादा हो जाएगा। 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 1 में से गया तो कट गया, तो यहाँ पर 90 हुआ। फिर आप क्या करते हैं, जैसे ही 90 बचा तो अभी तो शेष 0 आया नहीं, क्योंकि जब तक शेष 0 आता नहीं है तब तक HCF मौसा तो मिलता है नहीं। तो जैसे ही ये 90, फिर आप इस 90 क्या करते थे, भाजक बनाते थे और इस 135 में भागा लगाते थे, उठाकर इसको इधर लाओ। तो 90 दूना 180 ज़्यादा हो गया 135 से, तो एक टाइम मिलाएगा 90 कम 90। तो 10 में 5 में से 0 गया 5, 3 में से 9 निकट 13 में से 9 गया 4, 45 ये कट गया इधर। तो 45 फिर इस 90 को उठा के इधर लाओगे, ये कट्टा मतलब कुछ नहीं है, 90 सीधा देखो मेन 90 है। तो 45 दूना 90 लग गया, देखो शेष आ गया 0। तो जिस स्टेप में शेष 0 आया उसी स्टेप का जो भाजक होता है वही ना HCF मौसा होता है। बस यही वाला चीज़ यहाँ लिखा जाएगा और कुछ खास नहीं है। तो जैसे ही 225 बड़ा और 135 छोटा दिखा था, हम क्या करेंगे, A को मान लेंगे 225 तथा B को मान लेंगे 135। अब लगा लो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या मिलेगा, क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, यही होता है ना। बस कंडीशन क्या, जहाँ R जो शेष है वो बड़ा या बराबर होगा 0 से, छोटा होगा भाजक से, तो भाजक तो B है, 20 छोटा होगा। तो वही देखो A तो हमारा 225 है, 225 बराबर B 135। अब भाग लगाओगे तो शेष तुम्हें पहले से पता है, रिमाइंडर यानी कि क्वेश्चन भाजक भागफल मुझे पहले से पता है कितना है, 1 है। तो 135 गुना 1 प्लस शेषफल, तो शेष कितना है 90। फिर शेष 0 नहीं आया तो फिर से पुनः लाएगा, यही चीज़ फिर होगा। लिखेंगे चूंकि R यानी शेष बराबर 90 आया, जो 0 नहीं है, तो अतः इस बार क्या करेंगे, 135 और 90 पर, 135 और 90 पर देखो 135 को 90 से भाग दिया ना, तो 135 और 90 पर लगाएंगे। अतः 135 तथा 90 पर यूक्लिड प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, आप यूक्लिड प्रमेयिका बोल सकते हैं, यूक्लिड प्रमेयिका लगाने पर तो क्या होगा, 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस, देखो 90 गुना 1 टाइम लगाए, भागफल 1 है और शेष बचा 45, तो जोड़ 45। फिर से वही बात, R बराबर 45 जो 0 नहीं है, फिर से लगाएंगे 90 और 45 पर यूक्लिड प्रमेयिका लगाएंगे, तो देखो क्या होगा, 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0, देखो 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0, वही भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो अब क्या लिखेंगे, चूंकि R बराबर 0 है, देखो R 0 आ गया ना, तो R बराबर 0 जैसे ही हुआ, अतः यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाती है, अतः यह प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाती है। और जब समाप्त हो गया तो जिस स्टेप का में समाप्त, उस स्टेप का जो भाजक होगा वही HCF होगा। तो HCF किसका 135 तथा 225 का कितना होगा, भाजक ये वाला यानी 45, यही आंसर है। ठीक है, तो 135 और 225 का जो HCF है वो कितना निकला, 45 निकला। देखो यहाँ पर समझो एक और बात, मान लो सवाल यहाँ से शुरू नहीं होता, मतलब हमसे ये नहीं कहता कि 135 और 225 का HCF निकालो, हमसे कहता कि 135 तथा 90 का HCF निकालो। तो क्या करते, यहाँ सवाल शुरू करते, फिर लगाते 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45, फिर निकलते तो आता तो यही 45, जिस बार 0 होता। इसका मतलब 135 और 90 के HCF तब कहते कि कितना हुआ, 45 हुआ। मतलब ये समझो कि HCF जो आया है 135 और 225 का, यही HCF 135 और 90 का भी होगा। मतलब इस जगह पे, इस जहाँ शुरू किया और जहाँ पर ख़त्म हुआ वहाँ तक में इस जगह पर जो नंबर होगा उन सब का HCF यही होएगा।
समझ रहे हो? मतलब क्या, 135 तथा 90 के HCF भी 45 ही होगा और 90 और 45 के HCF भी 45 ही होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पर हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, हालांकि पूछा नहीं जाता है ज़्यादा इस तरीके से, बस पूछता कि निकालो HCF, तो ये बता दिया। तो सबसे पहले देखो इसको बनाने के क्या करोगे, पहले इस तरीके से सॉल्व कर लो, फिर देख देख करके हो गया, कुछ खास तो है नहीं इसमें। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो दूसरा नंबर में दे रखा है 196 और 38,220। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 38,220 बड़ा है, तो यहाँ 38,220 बड़ा है 196 से, तो अतः ए बराबर हो जाएगा 38,220 तथा बी बराबर हो जाएगा 196। तो लगा दो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी लिख सकते हो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इतना एक दूसरे से मिला हुआ है कि कभी लोग इसके बदले में एल्गोरिथम भी लिख देता है। ठीक, तो क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पर आर ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन बी होता है। तो ये तो है 38,220 और बी है 196। अब भागा दोगे, दे दो 196 में 38,220 से भागा तो क्या होगा, तो देखो 3 से 82 है, तो 196 दूना 392 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो एक टाइम लगेगा 196। तो 12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 186, उस पर 2 उतारो 18 से 62। अब कितना लगेगा, 2 से 9 18 से 9 बार में लगा लो एक बार, 196 गुना 9, 9 6 के 54 के 4 हाथ में 5, 9 में 81 5, 86 के 6 हाथ में 8, 9 का 9 8 17, 1764 लग जाएगा। तो 9 बार में लगा लो 1764, तो कितना 12 में से 4 गया, तो 12 में से 4 गया 8 बचा। ठीक, यहाँ पर 15 में 6 गया 9, ये तुम्हारा 7 में 7 गया कट गया, इधर भी कट गया, मतलब कुछ भी नहीं बचा, तो 0 0 18। अब यहाँ पर 0 उतार लो, तो 5 बार में ट्राई करो, देखो 5 बार में आता है, 5 6 30, 5 45, हाँ हो जाएगा। 5 6 30 के 0 हाथ में 3, 5 में 45 48, हाथ में 4 और 5 का 5 4 980 पूरा 0 हो गया। मतलब एक ही बार लगे कितना, 195, शेष आ गया 0। तो लिखेंगे 195 भागफल हुआ, शेष हो गया 0। देखो इस बार एक ही बार में शेष क्या आ गया, 0 आ गया। तो शेष 0 आ गया, तो भाजक की जगह पे कौन है, 196 है ना, लिखेंगे चूंकि r बराबर 0 आ गया, अतः अब उतनी बात नहीं लिख सकते, सीधा लिख सकते, अतः HCF ऑफ मतलब 38,220 और 196 का HCF कितना हो जाएगा, खुद 196 ही हो जाएगा, क्योंकि भाजक जगह पे ध्यान देखना, 195 मत बोल देना, 195 तो भागफल है, भाजक जो होगा वो होता है मौसम, वो HCF होगा, यही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर संजोग से पहली बार में ही शेष 0 मिल गया, इस वजह से पहले स्टेप में ही खत्म हो गया, HCF हमारा आ गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर में है 867 और 255, इसका हमें निकालना है HCF। तो यहाँ पर 867 बड़ा है ना, 867 बड़ा है 255 से, तो A बराबर हो जाएगा, अतः A बराबर 867 तथा B बराबर 255। अब क्या करोगे, इसमें लगा दोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, क्या होता है, A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर R बड़ा या बराबर होता है 0 से छोटा होता है B से। तो A तो हो गया 867 और वो 255 इधर B है, लेकिन Q तो भागफल पता करना पड़ेगा, तो भाग दो यहाँ पर 867 255, तो 255 को 3 बार में लगाओ, एक बार देखो क्या होता है, 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 9 6 1 7, 765, इसे तो बड़ा हो जाएगा, तो 3 बार में ही जाएगा, 765। 7 में से 5 गया 2, 6 में से गया 0, 8 गया 102 हुआ, 102। अब ये भाजक बन जाएगा 255 में, लगा देंगे भागा, तो 255। तो 102 दूना होता है 204, तो 3 बार में 300 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार में जाएगा 204, पूरा बार भागा कर सकते हैं, फिर बाद में लिखते जाएंगे। 204, 5 में से आ गया 1, 5 में से गया 5, ये कट गया 51। अब 51 भाजक बन जाएगा, 102 में लगेगा भागा, 51 दूना 102 होता है ना, देखो शेष आ गया 0, मतलब हमारा HCF तो 51 है, ये फिक्स है। तो अगर ऑब्जेक्टिव पूछे ना, तो ऑब्जेक्टिव में कौन से वो सॉल्यूशन देखने जा रहा है, ऐसे फटाफट निकाल के लिख दो आंसर, नहीं अगर सब्जेक्टिव पूछा तो तब ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ऐसे करके देख लो, फिर लिखते जाओ। देखो 255 से हम लगाए तो कितना मिला, 3 आया भागफल, और शेष कितना आया 102।
तो प्लस 102। देखो हम लिख सकते हैं ऐसे भी, डायरेक्ट फिर से हमें शेष जीरो नहीं मिला ना, फिर लगाएंगे तो लिखा अब किस पे लगा, लेकिन 255 और 102 पर। तो 255 बराबर 102 गुना कितनी बार में, 2 बार में, 102 गुना 2 प्लस 51, वही भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष पर, 102 गुना 2 प्लस 51। फिर देखो शेष जीरो नहीं आना, फिर से बढ़ा दो, फिर लेकिन बढ़ेगा किस पे, 102 और 51 पे। तो 102 बराबर 51 गुना 2 और प्लस 0, 51 दूना 102 हो गया ना, प्लस 0। जैसे ही शेष जीरो आया तो उस स्टेप पर जो भाजक होगा, यानी कि देख लेना किससे भाग दिए, जिससे भाग दिए ना वही हो जाएगा HCF। लिखेंगे चूंकि R बराबर, यानी शेषफल हिंदी में लिखो R बराबर 0 लिखो, या तो शेषफल बराबर 0 लिखो। अतः क्या लिखेंगे, HCF किसका 867 255, यानी 255 और 867 का HCF कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। यही है सर आपका आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 नंबर में, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, q का मान कुछ भी, मतलब 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है q का मान, लेकिन q बस एक पूर्णांक है कोई, ठीक है। कह रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है, देखो धनात्मक होना चाहिए, विषम भी होने चाहिए, पूर्णांक भी होने चाहिए, उसको आप 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकती है। कह रहा है कि दिखाओ, देखो ऐसे समझो, मैं कोई भी एक पूर्णांक लेता हूँ, धनात्मक विषम पूर्णांक, मैं 17 लेता हूँ, देखो 17 लिया, और 6 कह रहा है कि 6q होना चाहिए, तो 6 से भागा दो, तो 6 से भागा दो तो क्या होगा, 6 दूना 12 5, देखो क्या लिखोगे, भाज्य बराबर, यानी 17 बराबर भाजक गुना भागफल 6 गुना 2 प्लस 5, जहाँ पर 2 ही q है, यानी q का मान 2 है। देखो q 2 की जब q रखो क्या होगा, 6q प्लस 5। देखो तो ये 17 जो धनात्मक विषम पूर्णांक है 6q प्लस 5 के रूप का हो गया। ऐसे ही कोई लोगे तो कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 3 के रूप का हो जाएगा, कोई 6q प्लस 1 के रूप का हो जाएगा। ये तो बस क्या क्या दिखाया, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ तो करना पड़ेगा ना, सिद्ध करना पड़ेगा ना, दर्शाना पड़ेगा। तो दर्शाने का तरीका क्या है, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वगैरह यूज करके इसको हम लोग दर्शाते हैं। तो देखो कैसे दर्शाते हैं, मतलब ये समझ लो कोई भी विषम पूर्णांक जो धनात्मक है ना, उसको आप या तो इस रूप में या इस रूप में या इस रूप में लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे माना, अब कोई संख्या तो होना चाहिए ना जिसको हम धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहे हैं, तो ए मान लेते हैं। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये हमने मान लिया। अब देखो ए माना तो b बराबर क्या, जनरली इस जगह पे जो लिखा होगा, यानी b के जगह पे जो लिखा होता है उसी को b मानते हैं, तथा b बराबर 6, तथा b बराबर 6 है। तो लगा दो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, बोलो बोलो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है जी, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है ना, जहाँ कंडीशन मत भूलो, r बड़ा या बराबर होगा 0 से और छोटा होगा b से। तो यहाँ पर b का मान तो 6 है, तो a बराबर 6q प्लस आर, जहाँ r बड़ा या बराबर होगा 0 से और छोटा होगा b की जगह कौन आया, 6 से। तो 6 से छोटा होगा, देखो हिसाब से अगर 6 से छोटा हुआ तो r बड़ा या बराबर है 0 से और छोटा है 6 से, तो r क्या को मान बनेगा, यहाँ से अगर देखो तो r का मान आएगा 0 खुद, क्योंकि बराबर लगा हुआ है, और 0 और 6 के बीच में सभी नंबर, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, यही सब होगा ना। तो इसका मतलब a क्या बन जाएगा, अतः a बराबर क्या होगा, a बराबर 6q प्लस, जब r का मान 0 होगा तो 6q प्लस 0, ठीक है, और क्या बनेगा 6q प्लस 1, जब r का मान 1 होगा। तो देखो यहाँ से r का मान देख रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं है, तो सबका सब मान लेना पड़ेगा। तो जब r का मान 1 होगा तो a बनेगा 6q प्लस 1, जब r का मान 2 होगा तो बनेगा a 6q प्लस 2, जब r का मान 3 बनेगा तो ये बनेगा 6q प्लस 3, जब r का मान 4 होगा तो ये बनेगा 6q प्लस 4, और जब r का मान 5 होगा, या लिख लो 6q प्लस 5, इन सब में या ही लिखा हुआ है, कॉमा लगा दिया मैंने, या समझो, क्योंकि a का मान या तो ये होगा या 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 ये होगा। लेकिन अब देखो, चूंकि तुम्हें पता है ना, इस 6q प्लस 0 को तो 6q लिख सकते हो, तो मैं इसको 6q रहने देता हूँ, क्योंकि प्लस 0 मतलब 6q रहेगा। देखो तो 6q में 2 से भागा लग जाता है ना, तो ये तो सम है, ये वाला क्योंकि सम प्लस सम, 6q तो सम है, 2 भी सम है, सम प्लस सम ही होगा, तो ये वाला और ये वाला, ये तीनों सम संख्या, देखो 6q में 2 से भागा लग गया, सम प्लस सम, सम प्लस सम, तो ये तीनों तो धनात्मक सम पूर्णांक है। हमसे तो कह रहा है धनात्मक विषम, हमने a को माना भी, तो क्या है, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब लिखेंगे चूंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है,
धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि a चूंकि धनात्मक है तो a का मान कैसे 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 हो सकता है? सोचो जरा, क्योंकि a तो धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन है? 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 5 है। तो पहले तो ये लिख लो, अतः a बराबर नहीं होगा 6q के, 6q प्लस 2 के या 6q प्लस 4 के, इन तीनों के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब a बचा हुआ किसके बराबर हो गया? तो 6q प्लस 1 होगा या 6q प्लस 3 होगा या 6q प्लस 5 होगा। इसीलिए a बराबर 6q प्लस 1 होगा या 6q प्लस 3 होगा या 6q प्लस 5 होगा। तो देखो, तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ये प्रूफ हो गया ना, या तो 6q प्लस 1 के रूप का होगा या 6q प्लस 3 के रूप का होगा या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। तो लिख सकते हैं, अतः यह सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। मतलब लिख सकते हैं, अतः यह सिद्ध होता है कि, या दर्शाया जाता है कि, यह सिद्ध होता है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। बस हो गया, यही सिद्ध करना था। तो 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, देख लो अच्छे से। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? देखो, 6 से 16 आर्मी वाला है जो बंदूक चलाता है, समझते हो, और 32 ठो जब बैंड वाला, ये 26 जनवरी के परेड जब होता है उसमें देखते हो ना कि आगे आगे हर एक सेना का आगे आगे बैंड वाला रहता है जो एक प्रॉपर स्तंभ में लगा रहता है, कॉलम में, और उसके पीछे जो है वो उस सेना का आदमी होता है जो बंदूक वाला होता है, वो वाला होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो 32 ठो है बैंड वाला आदमी, ठीक है, और 6 से 16 ठो है आर्मी प्रॉपर। तो कह रहा है कि मैक्सिमम कितने, यानी अधिकतम कितने स्तंभ हो सकते हैं जिसमें वो दोनों मार्च करते हैं, यानी कि दोनों का स्तंभ सेम होगा। अगर आर्मी वाला का मान लो कि 10 स्तंभ बन रहा है तो जो बैंड वाला होगा उसका भी 10 स्तंभ ही बनेगा। समान स्तंभ में क्या है, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, तो यानी कि इन, देखो समझो क्या करना चाहिए। कहता है कि इस क्वेश्चन में HCF निकालना पड़ेगा। HCF क्यों निकालना पड़ेगा, उस चीज़ को समझो। देखो, 6 से 16 है, 6 से 16 है आर्मी की संख्या, 32 है बैंड वालों की संख्या। दोनों को समान स्तंभों में जो है, समान संख्या वाले स्तंभों में रहना है। तो ज़रा देखो, जब कह रहा है कि अधिकतम कितने स्तंभ हो सकते हैं, तो जो इनमें सबसे बड़ा कॉमन होगा वही ना होगा। कि ऐसा तो नहीं है कि इसका 10 स्तंभ बना लो, 2 बच गया तो उधर बाहर रख देंगे, इसका भी 15 बना लो, जो बच गया उसको बाहर, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। दोनों में स्तंभों की संख्या सेम ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अधिकतम जितना कॉमन होगा इन दोनों में, इन दोनों का जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा ना, देखो सबसे बड़ा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों का होगा ना, उतने ही स्तंभ की संख्या होगी। ठीक है, तो वो तो HCF होगा, HCF हम निकाल सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अधिकतम स्तंभों की संख्या जो होगी लिखेंगे, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर HCF निकालना पड़ेगा किसका, 6 से 16 और 32 का। तो लगा देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यहाँ पर 6 से 16 बड़ा है 32 से, तो लिखेंगे इसीलिए A बराबर 6 से 16 हो जाएगा तथा B बराबर 32 हो जाएगा। तो लगा लो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। जहाँ पर कंडीशन मत भूलना, R ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन B, यानी R बराबर होगा 0 से और छोटा होगा भाजक यानी B से। तो लगा दो 6 से 16 बराबर 32 गुना, तो भागा देना पड़ेगा, तो दे दो भागा। चलो यहाँ देता हूँ
32, 6 से 16, तो 32 32 एकम 32 लगेगा। 11 में से 2 गया तो 9 बचेगा, और 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 2 9 6। तो अब कितना बार में जाएगा? 32 को लगा दो, अगर 9 बार में करते हैं तो 32 गुना 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28, 288 होता है, 288 होता है, 296 हाँ लग जाएगा 9 बार में। तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28, तो 16 में से 8 गया, 8 में से 8 गया, कट गया, 8 बचा। 8 में आप 32 को भाज्य बना दोगे तो 8 चौके 32, 0, यानी कि कितना हुआ? देखो शेष 0 और शेष 0 तो जिस स्टेप का, उसी स्टेप का जो भाजक होता है वो क्या होता है? HCF होता है। तो पहले देखो 32 कितना बार लगा? 32 गुना 19 बार में लगा। अब बच गया कितना? यहाँ पर कितना बचा था? 19 बार में लगने के बाद 8 शेष बचा था ना, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं +8। 19 बार में लगा, शेष बच गया 8। ठीक है, तो 8 शेष तो 0 हुआ नहीं, तो अब 32 और 8 पे लगाएंगे, लगा दो। 32 बराबर 8 गुना 4 बार में जाएगा, 8 चौक 32 पता है, +0, शेष 0 हो गया ना, लिखेंगे चूंकि r बराबर 0, अतः इस स्टेप का जो डिवाइजर है यानी भाजक जो है वही होगा हमारा 616 और 32 का HCF। अतः HCF 616 और 32 का बराबर हो जाएगा 8, यानी कि अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। देखो एक तो आंसर तो हमारा आ गया, लेकिन थोड़ा इस सवाल को और महसूस करते हैं, फील करते हैं। क्या अगर 8 स्तंभ बनेगा, ठीक है, तो 32 सदस्य वाले जो बैंड वाला है उसका एक स्तंभ में क्या लोग होगा? तो 32 को 8 से भाग 8 चौके 32, यानी कि एक स्तंभ में 4 लोग होगा। देखो मैंने बना लिया है पहले 4 लोग, 1 2 3 4, ये सब जो है ना ब्लू वाला है ना, समझ लो बैंड वाला है। तो 4 ऐसे करके 8 स्तंभ बनेगा। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। 8 स्तंभ में 8 चौके 32 लोग हो गए। अब 8 स्तंभ तो 616 बैंड वाला का जो आर्मी वाला उसका भी है ना, देख लो कितना हो गया एक स्तंभ में, कितने आर्मी होंगे? तो 8 8 7 56, 5 6 8 7 56, तो कितने होंगे? 77 आर्मी होंगे एक में। देखो ये जो है ना ऐसे करके दिखाया, ये काला वाला इस आर्मी है, तो इसमें कितने हैं? 77, इसमें भी है 77, इसमें भी है, इसमें भी है 77 77, सब में 77 है। तो 77 गुना 8 हो जाएगा 616। देखो तो प्रॉपरली एक संभावित मैंने दिखाया कि ऐसे भी हो सकता है। ये देखो 8 स्तंभ बनेंगे और आर्मी वाला जो है ना एक स्तंभ में 77 होगा, तब जाकर 77 गुना 8 616 हो जाएगा, और बैंड वाला के एक स्तंभ में 4 होगा। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि सबकी जो है ना स्तंभ की संख्या 8 ही है। तो ये भी 8 स्तंभ में, ये भी 8 स्तंभ में। अब कोई कह सकता है कि हमको कह रहा है कि अधिकतम स्तंभ, अधिकतम संख्या क्या स्तंभ की, तो क्या करो ना 8 4 क्यों रख रहे हो? 2 2 रख लो ना, 2 रखोगे तो ऐसे करके 2 रखेंगे तो 16 ठो स्तंभ बनेगा। लेकिन 16 स्तंभ जैसे बनेगा तो 16 स्तंभ इसका भी बनना चाहिए उसके हिसाब से। जैसे 16 में 16 में 16 से भाग दोगे वो कटबे नहीं करेगा पूरा, मतलब कुछ ना कुछ आर्मी बच जाएगा, तब तो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि तब तक इसका 16 स्तंभ बन ही नहीं पाए। इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए हमें 8 स्तंभ ही बनाने पड़ेंगे, यानी 8 ही अधिकतम स्तंभों की संख्या है जिसमें ये दोनों समान संख्या में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा समझाने का भी कोशिश करा है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, पावर 2 लगाते हैं, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखो कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप का होता है, इस रूप का। तो देखो पहले एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि कोई धनात्मक पूर्णांक मान लो मैंने ले लिया 8, ठीक है, इसका मैं करता हूँ वर्ग, मतलब मैंने एक धनात्मक पूर्णांक लिया, इसका मैं वर्ग करूँगा, तो वर्ग करूँगा क्या होगा? 8 का स्क्वायर मतलब 64 होगा। आप कह रहा है कि 64 या तो इस रूप में होगा या इस रूप में होगा। देखते हैं क्या होता है। तो 3 है ना, 3 से भागा दिया गया, इसका मतलब हम भी 64 में 3 से भागा देते हैं। तो 3 दूना 6 कटा 4 उतारेंगे, 3 एकम 3 1 बचा। क्या करेंगे? 64 को कैसे लिखोगे? 64 को लिखोगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो 3 गुना 21 + 1, जहाँ 21 क्या है? यही है कारण किसी पूर्णांक m के लिए, यही m है। तो 3 × m+1। देखो तो मैंने लिया था 8, मैंने 8 का स्क्वायर किया, किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक लिया, मैं तुम कोई भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने 8 लिया, 8 का स्क्वायर किया, इस 8 के स्क्वायर जो है वर्ग जो है ये 3m+1 के रूप का है, जहाँ m का मान 21 है। अलग अलग संख्या में m का मान अलग अलग होगा, लेकिन हमेशा m एक धनात्मक पूर्णांक ही होगा। बाकी कोई और लोगे ना तो वो 3m के रूप में आ जाएगा या 3m+1 के रूप में कोई और आ जाएगा। तो ये तो एक क्या था कि मैंने एक प्रॉपर स्थिति दिखाया कि जब 8 का स्क्वायर करोगे तो ऐसा होगा, लेकिन जनरली कैसे इसको प्रूफ कैसे करें? तो प्रूफ करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके। अब देखो कैसे प्रूफ करते हैं।
आया होगा समझ में। एक उदाहरण से समझाया कि देखो कोई धनात्मक पूर्णांक लेंगे, उसका वर्ग करते हैं तो वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो कह रहा है कोई एक धनात्मक पूर्णांक तो पहले ले तो माने तो सही कोई धनात्मक पूर्णांक, तो मान लेते हैं माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब ए माना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाऊंगा तो बी भी होगा, तो बी जनरली मैंने कहा था इसके जगह बी के जगह पे जो होता है ना मैक्सिमम केस में उसी को बी मानते हैं। तो बी पर यहाँ बी की जगह देखिए बी क्यू प्लस आर में देखो तो बी की जगह पर 3 है तथा बी बराबर 3 है मान लेता हूँ, जो बी की जगह होगा वही मानते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, समझ रहे हो जी, समझ रहे हो तो जरूर भी कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब भी कर लो अगर पसंद आ रहा है तो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a इक्वल टू बी, तो जहाँ कंडीशन छोड़ो मत, r ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन b, यानी r बड़ा या बराबर होगा 0 छोटा होगा b से। यहाँ पर a b का मान 3 है, 3q प्लस r, जहाँ r बड़ा या बराबर होगा 0 से और छोटा होगा 3 से, यानी r का क्या मान होगा, देखो r 0 भी हो सकता है, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 नहीं, क्योंकि r छोटा होगा 3 से। तो मतलब कह सकते हैं r बराबर क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, 3 r का मान है। तो देखो केस बाय केस देखेंगे। पहला केस जब r का मान 0 होगा, तो केस 1 जब r बराबर 0 है, जब r बराबर 0 है, देखो तो a बराबर क्या होगा 3q, a बराबर क्या हुआ 3q। अब वर्ग करा कि इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर लगाना, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 को लिख सकते हो 3 गुना 3 और q स्क्वायर रहने दो, तो a स्क्वायर बराबर क्या हुआ, a स्क्वायर बराबर 3 गुना इस 3q स्क्वायर को m मान लो, तो 3 गुना m यानी 3m हो जाएगा। हाँ, जहाँ पर लिखना पड़ेगा माना m बराबर 3q स्क्वायर। उन्होंने भी कहा था ना कि जहाँ 3q स्क्वायर, हम जानते हैं कि 3q स्क्वायर एक पूर्णांक है, तो उस पूर्णांक को m कह रहा है मानने के लिए, देखो मान लिया। तो देखो a जो धनात्मक पूर्णांक था उसका जो वर्ग है वो 3m के रूप में आया, ये तो केस 1 था। अब केस 2 जब r बराबर 1 होगा, जब r बराबर 1 होगा, केस 2 जब r बराबर 1 है, ठीक है, तो क्या होगा, r बराबर 1 हुआ तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r का मान 1 रखेंगे, तो a बराबर होगा 3q प्लस 1। फिर कह रहा है कि इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या मिलेगा, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो पूरे 3q प्लस 1 पूरा एक नंबर है तो उस पूरे पर स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं कि 3q स्क्वायर लगा दो प्लस 1 स्क्वायर लगा दो, ऐसा नहीं होगा। तो a स्क्वायर बराबर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो उस पर खोलेंगे तो a स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3q अब इंटू 1 2ab हो गया, अब प्लस बी स्क्वायर तो प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 3q स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 और q दोनों पर स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर 9 होगा और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 2 तिया 6q, 1 का तो गुना में 6q हो जाएगा, अब प्लस 1। अब देखो इन दोनों में, सिर्फ इन दोनों में देखो 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लो तो क्या होगा 3 तिया 9, 3q स्क्वायर बचा हुआ है, प्लस यहाँ से 3 निकला तो 3 दूना 6, 2q बचा हुआ है, या प्लस 1 बाहर है, ठीक है। अब देखो आगे इसको मान लो ये 3q स्क्वायर प्लस 2q जो है ना, ये देखो एक पूर्णांक है, तो कह रहा है कि m कोई पूर्णांक है तो इसी को m मानेंगे, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, यहाँ पर क्या क्या माना, क्या माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब देखो ये ऐसे नहीं सोच रहे कि m यहाँ पर m को माना 3q स्क्वायर, यहाँ पर m को माना 3q स्क्वायर प्लस 2q। देखो कोई भी धनात्मक पूर्णांक होगा वो या तो इस रूप में होगा या इस रूप में होगा, तो m का मान इसके, जब इस रूप में होगा तो m का मान ये होगा, और जब इस रूप में होगा तो m का मान ये होगा। ऐसा नहीं कि एक ही m है, वो अलग अलग m का मान यहाँ पर है, ये कुछ अलग है, और बस m एक पूर्णांक है, ये ध्यान रखना। तो 3m प्लस 1 के रूप में होगा। और लास्ट केस एक, केस 3 क्या होगा, जब r बराबर 2 होगा,
जब r बराबर 2 है। ठीक है, r बराबर 2 है तो a का मान क्या होगा 3q प्लस r, तो r का मान 2। फिर दोनों ओर वर्ग करना है, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या होगा, वर्ग करोगे तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो इसको, a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 ये भी होता है ना, तो 2 इंटू 3q इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। तो 3q स्क्वायर 9q स्क्वायर बनेगा प्लस 2 तिया 6, 6 दूना 12q प्लस 2 दूना 4। ठीक है, अब देखो 9q स्क्वायर प्लस 12q ध्यान से देखना, प्लस 4 को ना 3 प्लस 1 लिखूंगा मैं, 4 को मैं लिखा 3 प्लस 1, यही है समझ। तो a स्क्वायर बराबर, देखो a स्क्वायर बराबर, अब देखो इसमें तीनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 3 कॉमन ले 3 बचेगा, और q स्क्वायर बच लिया, प्लस यहाँ से 12 में से 3 कॉमन लेंगे 4q, अब प्लस 3 में से 3 लेंगे तो 1 बचेगा, अब प्लस 1 बाहर है, इसमें से कॉमन नहीं लिया, बाहर है। अब देखो a स्क्वायर बराबर क्या हुआ 3m प्लस 1, समझ ही गए होगा, इसको मैंने m मान लिया है। तो क्या करेंगे, माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब समझो जरा ध्यान से, जब मैं a बराबर 3q प्लस r लिखूँगा तो r का 3 केस बनेगा, और तीनों केस में मैंने a का स्क्वायर किया, तो a का स्क्वायर करने पर देखो a का स्क्वायर या तो 3m आया है, या 3m प्लस 1 आया है, या 3m प्लस 1 है, मतलब कुछ और नहीं आया, और तो कोई केस संभव है नहीं, यही 3 केस था ना। तीनों केस मैंने करके देखा तो a का स्क्वायर या तो 3m आया या 3m प्लस 1 आया। तो क्या कह सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बोलो सिद्ध हुआ या नहीं हुआ? हो गया, उम्मीद है समझ भी आया होगा क्या किया है। तो एक कोई धनात्मक पूर्णांक माना और b की जगह पे जो होता है उसी को जनरली b मानते हैं। यूक्लिड पर मैं क्या लगा, यहाँ का r का मान 3 ठोका। देखो अगर ये केस नहीं लेता तो कुछ भी बनता, ये केस ही इंपॉर्टेंट है, यही पर सवाल बनता है। देखो ये सारे सवाल यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बन रहा है। तो 3 केस था, तीनों केस लेकर के मैंने स्क्वायर किया, तो मुझे a स्क्वायर 3m या 3m प्लस 1 के रूप में है, जहाँ m का मान अलग अलग है हर एक केस में। ठीक है, m पूर्णांक ही तो बस इंपॉर्टेंट क्या है, पूर्णांक तो है ना, तो बस वही जरूरी है। तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में आगे यही हमें सिद्ध करना था, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तुम खुद से भी करके देख सकते हो, कोई भी नंबर ले लेना अपने मन से, उसका वर्ग करना और फिर उस वर्ग को 3 से भागा देना, तो फिर वही भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल लगाओगे ना, तो जैसे ही लगाओगे तो शेषफल में या तो 0 आएगा या 1 आएगा, देख लो। ठीक है, तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो जाएगा, जहाँ पर m कोई पूर्णांक है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, वो धनात्मक पूर्णांक सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, उन्होंने सिर्फ धनात्मक पूर्णांक का, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन मतलब पावर 3 लगाना, घन मतलब पावर 3, घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो जैसे कि हम लोग उदाहरण से देखते हैं, उदाहरण देखेंगे, लेकिन इस बार मैं सम और विषम दोनों का लेकर देखूंगा। जैसे मान लो मैंने एक संख्या लिया 5, धनात्मक पूर्णांक है जो कि विषम है, तो उन्होंने धनात्मक पूर्णांक का सम विषम दोनों हो सकते हैं, इसलिए मैंने इस बार विषम लिया है। तो 5 इसका घन करूंगा, मतलब 5 का पावर 3 लगाऊंगा, तो कितना हो जाएगा 125। 125 जो है ना, वो या तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा, ये दिखाना है, मतलब 9 से भागा देना है ना, क्योंकि b की जगह देखो 125 को दिखाना है उस रूप में। तो 125 में 9 से भागा 2, तो 9 एकम 9, 3 5, 9 3 27, 15 में 7 गया 8 कट गया, देखो 8। क्या लिखोगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यानी 125 बराबर लिखोगे 9 गुना 13 प्लस 8, 9 गुना 13 प्लस 8। देखो m के जगह पे कौन आया, कोई पूर्णांक आना चाहिए, देखो m के जगह पे 13 लिख सकते हैं ना, 9m प्लस 8, जहाँ ये 9m प्लस 8 के रूप में है, यानी 5 का घन जो है 9m प्लस 8 के रूप में है, जहाँ m का मान 13 है। इसी तरह से एक सम भी लेते हैं, चलो सम ले लेते हैं 6 का घन करूँगा तो 6 क्यूब, जो कि होता है 216, 36 छक्के चेक कर लेता हूँ एक बार, 6 छाक 36, 6 छाक 36, 36 18 3 21 216, हाँ ठीक है 216। अब इसको भी दिखाना है कि या तो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होगा। तो 216 में 9 से भागा दो, तो 9 दूना 18, 3 6 9 चौके
36 कट गया, देखो कट गया मतलब क्या, 216 बराबर 9 गुना 24 प्लस 0, शेष 0 था ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल शेष पर, मतलब 9 गुना 24 लिख सकते हो इसको, मतलब 9m लिख सकते हो। देखो तो 216 क्या था, 6 का क्यूब था। तो मैंने एक धनात्मक सम पूर्णांक पे लिया, विषम, दोनों में करके दिखा। देखो ये 9m के रूप में आया जहाँ m का मान 24 है। इसी तरह से करके देखोगे तो किसी का 9m प्लस 1 भी आ जाएगा। तब उतना उदाहरण ही करके तो नहीं देखेंगे, अब हम लोग इसको कैसे हल करते हैं वो देखते हैं। तो मैंने संख्या लेकर के भी महसूस कराया, देखो ऐसा ये कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि उड़ी उड़ी बातें यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर रियलिटी जो है उसी को ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ और अब हम लोग प्रूफ करेंगे। तो वही फिर से क्या करोगे, कोई धनात्मक पूर्णांक लेना तो पड़ेगा ना। तो मान लेते हैं ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा सुनो बी बराबर, हमने कहा था जनरली जो यहाँ तो वही लेते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर बी बराबर 9 लोगे तो बनेगा, निश्चित बनेगा। लेकिन सोचो बी बराबर 9 लेने पर आर क्या गो आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि आर जो होगा वो बी से छोटा होता है, 8 तक होता है, नहीं 9 आएगा तो 9 केस लेना पड़ेगा, 9 बार घन करना पड़ेगा। उतना क्यों करूं, अगर सोचो कि मैंने बी बराबर 3 लिया, समझो जरा 3 लूंगा, 3 केस में काम हो जाएगा, छोटा सा बन जाएगा, सवाल सॉल्व भी हो जाएगा। बी बराबर 3 लूंगा, उसका क्यूब ही नहीं करना पड़ता है, पावर 3 लगाना पड़ता है। तो 3 पर जब भी पावर क्यूब चढ़ेगा तो 3 3 9 27, 27 में 9 तो हमेशा होगा ना, तो 9 तो बाहर आ ही जाएगा, तो दिक्कत है नहीं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बी के जगह पे जो रहता है वो ना लेकर के उसका क्यूब रूट ले रहे हैं, मतलब इसका घनमूल। लॉग घनमूल क्या 3 होता है ना, क्यों कर रहा हूँ कि घन करने पर 9 आ ही जाएगा, 27 होगा तो 9 तो बाहर ले ही सकता हूँ। मैंने समझाया, ध्यान देना इस बात को। तो क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बोलो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां कंडीशन मत भूलो, आर बराबर होगा 0 से और छोटा होगा b से। तो क्या होगा, a बराबर b का मान तो 3 है, तो 3q प्लस आर रखोगे, आर बराबर होगा 0 से छोटा होगा 3 से, यानी आर का क्या मान 0 1 2, आर बराबर हो गया 0 1 2, यही 3 मान है, क्योंकि 3 से छोटा होना चाहिए, 0 तो होगा, 0 1 2 उसके बीच में। फिर से केस 1, पहला जब आर बराबर 0 होगा, तो केस 1 CASE केस 1, जब r बराबर 0 है, जब r बराबर 0 है तो a बराबर क्या होगा 3q प्लस आर, आर तो 0 है, 3q प्लस 0, यानी a बराबर हो गया 3q। अब कह रहा है घन करने का मतलब पावर 3, तो दोनों तरफ घन करेंगे, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर क्या होगा जी, a का क्यूब बराबर 3 क्यूब के पावर 3, देखो ये एक क्यूब है, ये क्यूब है, दोनों में अंतर है, 3 क्यूब के पावर 3, तो a का क्यूब बराबर 3 का क्यूब कितना होता है, 3 तिया 9 तिया 27, 27 क्यू का पावर 3 मतलब क्यू का पावर 3 ही होगा, 27 को लिख सकते हो 9 तिया 27, तो 9 गुना 3 27 लिखा, और क्यू का पावर 3 है ये है। अब समझ ही रहे हो, इसी को m मानना है, तो a का क्यूब बराबर 9m, जहाँ पर माना m बराबर 3q का पावर 3। देखो मैंने एक धनात्मक पूर्णांक लिया, उसका क्यूब किया, वो 9m के रूप में, वही कह रहा है कि 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में आना चाहिए। देखो 9m में आ गया, और 2 केस अभी और बचा हुआ है, भूल मत जाना, 2 केस और बचा हुआ है। दूसरा केस लूंगा, दूसरा केस केस 2, केस 2 क्या होगा, जब r बराबर 1 होगा, जब r बराबर 1 है तो a बराबर क्या होगा 3q प्लस r, तो 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 1, ये केस 2 है, ये केस 1 था। ठीक है, तो दोनों ओर घन करना है, घन ही तो करना है, धनात्मक पूर्णांक ले उसका घन करना है, तो दोनों ओर घन करने पर, समझ रहे हो तो कमेंट करके बताना भी समझ रहे हैं, दोनों ओर घन करने पर क्या होगा, a की पावर 3 बराबर 3q प्लस 1 के पावर 3, तो यहाँ पर a प्लस b का होल क्यू लगेगा, जहाँ a का मान 3q और b का मान 1 है, तो इधर aq बराबर 3q प्लस 1, तो a प्लस b का होल क्या होता है, aq प्लस bq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3q का होल क्यूब, 3q का होल क्यूब प्लस bq प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर यानी पहले वाले का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3a यानी पहले वाला वैसे,
और बाद वाले का स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर ये होता है। तो 3 क्यू का होल क्यू करोगे तो 27 क्यू के पावर 3 बनेगा। एक का क्यूब तो एक ही होगा। यहाँ देखो 3 का स्क्वायर है तो 3 तिया 9 9 तिया 27 हो गया। और क्यू के पावर 2 तो क्यू स्क्वायर ही होगा, एक का कोई मायने है नहीं गुना में। प्लस यहाँ देखो 3 तिया 9 क्यू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो इसको 27 क्यू के पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू को एक साथ रखो 1 को बाहर। अब समझ गया होगा ये 1 बाहर क्यों होगा 9m + 1 बनने के लिए। इन तीनों में 9 दिख रहा है कॉमन, क्या और भी कॉमन, लेकिन हमको 9 ही चाहिए तो 9 ही निकालेंगे। 9 कॉमन जैसे ही लेंगे तो यहाँ पर 9 तिया 27 3 क्यू के पावर 3 वैसे रह जाएगा। प्लस यहाँ भी 3 क्यू का पावर 2, यहाँ पर 9 पूरा निकला तो क्यू बचा हुआ है और यहाँ +1। तो इसको लिखूंगा मैं 9m + 1 मान लूंगा। क्या इसको माना m, ये एक पूर्णांक है ना जिसको m माना m बराबर 3 क्यूब का पावर 3 प्लस 3 क्यू का पावर 2 यानी स्क्वायर प्लस क्यू। इसको m माना। देखो तो जो घन था संख्या का वो 9m + 1 के रूप में आ गया। एक और बचा हुआ है जब r बराबर 2 होगा, याद अब समझ गया होगा। जब सेम करेंगे तो 9m + 8 के रूप में आ जाएगा। तो केस 3 जब r बराबर 2 है तो क्या होगा, a बराबर 3q + 2 हो जाएगा। 3q + 2 दोनों ओर घन करने पर लिख दो, दोनों ओर घन करने पर। तो क्या होगा घन करोगे तो बोलो a का क्यूब बराबर 3q + 2 का होल क्यूब। तो a का क्यूब वैसे रह जाएगा। यहाँ पर देखो फिर a + b का होल क्यूब ब्रेक करो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर b का मान 2 प्लस 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर 2 का स्क्वायर ये होगा। अब इसको लिख लो तो 3 तिया 9 तिया 27 q का पावर 3 प्लस 2 का क्यूब 8 होगा। प्लस देखो 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 2 का स्क्वायर 4 तो 9 चौके 36 क्यू। फिर से करो क्या, इसमें तो 8 है नहीं तो 27 क्यू का पावर 3 प्लस 54 और इसमें 9 नहीं है तो उसको बाहर रखेंगे, हमें 9m + 8 में बनाना भी तो है। अब प्लस 36 क्यू प्लस 8 इन सब में 9 कॉमन है। देखो 9 कॉमन लोगे तो 9 तिया 27 3 क्यू का पावर 3 प्लस न छा के 54 सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर, न छा के 54 6 क्यू स्क्वायर प्लस न चौके 36 4 क्यू प्लस 8। समझ गया होगा। क्या लिखूंगा आगे, a की पावर 3 बराबर 9 और इसको मान लूंगा m तो 9m + 8 माना m बराबर 3q की पावर 3 प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q होगा। जी बोलो 9m + 8 में आ गया। देखो मैंने एक धनात्मक पूर्णांक लिया उसका घन किया तो एक बार 9m आया, एक बार 9m प्लस किधर गया 9m + 1 आया, एक बार 9m + 8 आया। तो और तो कोई केस था नहीं, 3 ही केस था जब इस तरह से लिखेंगे तो। और तीनों केस में 9m आया 9m + 1 आया 9m + 8 आया, इसके अलावा कुछ आया नहीं। यानी इसका मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक का यदि घन करोगे तो वो 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। तो लिख सकते ना। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा। यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ या प्रूव्ड लिख सकते हो। ठीक है, आप पूरा चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैं तो कहूँगा इसको साथ में लिखते हो तो वो बेटर है। कॉपी कलम लेकर के बैठो। तो लिख लिया आपने। चलिए तो इस तरीके से ये चैप्टर पूरा प्रश्नावली 1.1 पूरा हो गया, कंप्लीट।